स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। भारत ने पहली बार, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, पहली बार रशिया के खिलाफ वोट डाला है यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये आप देख सकते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वोट्स अगेंस्ट रशिया इन यूएनएससी ड्यूरिंग प्रोसीजरल वोट ऑन यूक्रेन। तो देखेंगे ये कौन सा वोट था यूक्रेन को लेकर, यहां पर भारत ने आखिरकार क्यों रशिया के अगेंस्ट में वोट डाला है, सब कुछ जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की। और ये जो बैच है वो 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर कोशिश की जा रही है कि आपको सभी एजुकेशन दिया जाए, एंड यू कैन यूज द कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा आपको ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है तो वो भी हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, भारत ने पहली बार, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पहली बार कहने का मतलब यह है कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है 24 फरवरी के बाद से, पहली बार भारत ने यहां पर यूक्रेन के ऊपर वोट हो रहा था। लेकिन ये जो वोटिंग थी ये प्रोसीजरल वोटिंग थी, मैं आपको बताऊंगा वो प्रोसीजरल वोटिंग क्या थी। लेकिन यहां पर भारत ने, जाहिर सी बात है, रशिया के खिलाफ वोट किया है, मतलब रशिया जो चाहता था वो भारत ने नहीं किया। ऑल्दो अभी तक आपको देखने को यह मिलता था कि जब भी कोई वोटिंग होती थी रशिया और यूक्रेन को लेकर तो भारत अक्सर एब्सटेन कर जाता था। और जाहिर सी बात है, एब्सटेन करने का मतलब यह हुआ कि हम एक तरह से रशिया को फेवर कर देते थे। मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, ये हमेशा चाहते थे कि हम रशिया के खिलाफ वोट करें और यूक्रेन के फेवर में वोट करें, लेकिन भारत हमेशा एब्सटेन कर देता था। ना तो यस में वोट करते थे, ना तो नो में वोट करते थे। जब से यहां पर पूरा वॉर छिड़ा है, आपको पता ही है कि वेस्टर्न देशों के द्वारा सैंक्शंस लगाया गया है और भारत ने क्लियर तौर पर अभी तक कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया है रशिया का। अभी तक यूजुअली क्या हो रहा था कि यहां पर रशिया के खिलाफ बार बार बोलो, ऐसा यूएस की तरफ से आ रहा था, लेकिन भारत ने क्लियर तौर पर यह नहीं कहा। हमारा हमेशा से मकसद था कि यहां पर जो डिप्लोमेसी और डायलॉग है उसके माध्यम से चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। भारत ने हमेशा यही चीज़ कहा है। अब लेकिन अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हुआ क्या है, उसके पहले आपको समझना होगा कि यहां पर इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 5 तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, आई एम श्योर आप सबको पता है, चाइना, यूएसए, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया और यूके हो गया। ये तो 5 परमानेंट मेंबर हमेशा से हैं, लेकिन हर 2 साल के लिए यहां पर बाकी भी विश्व के देश चुने जाते हैं, बट एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। लेकिन वीटो पावर तो आपको पता ही है 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ही होती है, और भारत भी इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है। इसीलिए जो भी कुछ इस समय यूएनएससी के अंदर होता है उसके अंदर भारत का भी रोल होता है, और भारत 2021 और 2022 तक यहां पर जो है आपका नॉन परमानेंट मेंबर है। और यहां पर एग्जैक्टली होता क्या है कि यूएनएससी के अंदर प्रिसाइड कौन करेगा, उसकी प्रेसिडेंसी दी जाती है हर एक देश को। तो 15 मेंबर्स में रोटेटिंग बेसिस पर यहां पर होता है। पिछले साल भी 1 महीने में भारत जो है आपका प्रेसिडेंट था, और यहां पर आप देख सकते हो दिसंबर के महीने में भी हम प्रेसिडेंसी संभालेंगे यूएनएससी का। उसके बाद भारत यहां पर एक प्रकार से बाहर हो जाएगा यूएनएससी से। लेकिन क्योंकि अभी हम यूएनएससी में हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जो भी वोटिंग होती है उसके अंदर, जो भी कुछ होता है उसके अंदर हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि ये वोटिंग एग्जैक्टली हुआ क्यों था। देखो, अभी बताया जा रहा है कि 31st एनिवर्सरी ऑफ यूक्रेन इंडिपेंडेंस के तौर पर, और 6 महीने लगभग पूरा हो चुके हैं यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन के जो वॉर चल रहा है उसके बीच। तो उसके बाद हालात कैसे थे, इसको लेकर यहां पर जो है जायजा लिया जाता, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का क्या कहना था वो यहां पर सुना जाता। तो एक तरह से 6 महीने का जो वक्त पूरा हुआ है रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से, तो इसी को लेकर यहां पर एक तरह से स्टॉक लिया जा रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कि आखिरकार चल क्या रहा है। और इसमें यहां पर एक बात यह आई कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आपको पता होगा, कई बार आपने फोटोज देखा है रिसेंटली, तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे बार बार टीवी में। तो यहाँ पर जो ज़ेलेंस्की हैं वो यूएनएससी के अंदर बोलेंगे, अपनी स्पीच देंगे और अपने आप को बताएंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। लेकिन रशिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि वोटिंग हो कि क्या वो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब वोटिंग हुआ तो 13 वोट फेवर में गए और रशिया इसके अगेंस्ट वोट किया और चाइना ने एब्सटेन कर दिया। 15 मेंबर्स में से 2 मेंबर एक तरह से आप
कह सकते हो कि यहाँ पर रशिया के फेवर में थे, मतलब रशिया खुद और चाइना ने एब्सटेन कर दिया, लेकिन 13 मेंबर जिसमें भारत भी शामिल था, उन सब ने इसके फेवर में वोट किया कि हाँ व्लादिमीर जेलेंस्की को बोलना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार रशिया क्यों नहीं चाहता था? बोलने में क्या है, बोल सकते थे। देखो, रशिया का ये कहना था कि जो नियम और कानून है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो ये कहता है कि आपको इन पर्सन होना चाहिए। जब आप स्पीच दोगे यहाँ पर यूएनएससी के अंदर, तो आपको खुद वहाँ पर आकर, न्यूयॉर्क में आकर, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जाकर आपको खुद बोलना होता है इन पर्सन। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं बोल सकते थे। कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था कि एक सिस्टम लाया गया था जो है वर्चुअल मीटिंग का, लेकिन वो इनफॉर्मल मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, मतलब खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से जब केसेस कम हो गए तो वापस से वो पुराना नियम आ चुका है। तो जब पुराना नियम ऑलरेडी आ चुका है तो आप इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैसे बोलने दे सकते हो? इसके खिलाफ था रशिया बेसिकली। तो रशिया के जो एम्बेसडर है उनका यह कहना था, हम उनके बोलने के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोलना चाहते हैं, इसीलिए हम यहां पर नहीं चाहते कि ऐसा हो। और फिर रशिया गुस्सा भी हुआ, उनके एम्बेसडर कहे कि देखिए यहां पर जो यूएनएससी का फाउंडेशन है, प्रैक्टिसेस है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। ऑल्दो यहाँ पर बाकी देश जैसे कि अल्बानिया हो गया, उनका कहना था कि देखो यूक्रेन के अंदर वॉर चल रहा है और उनके लिए जरूरी है कि उनके प्रेसिडेंट उनके देश में रहे, ठीक है, और ये जो सिचुएशन है एक यूनिक सिचुएशन है, इसीलिए हमें वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको अलाउ कर देना चाहिए। तो यही हुआ यहाँ पर। रशिया एक तरह से अगेंस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोलने नहीं देना चाहता था, इसी की वजह से ये वोटिंग हुई। तो अब क्वेश्चन है कि भारत ने यहां पर जो रशिया के खिलाफ गया है, तो मुझे शायद नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई रशिया और इंडिया के बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा मुद्दा था, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि यहां पर जीत और हार को लेकर वोटिंग हो रही हो और भारत ने रशिया के खिलाफ बोल दिया, ठीक है। ये एक तरह से चीजें समझ में आती हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा अगर आपको हिस्ट्री बताऊं तो भारत का अक्सर टिल्ट रहा है रशिया की तरफ ही। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब भी वोटिंग हुई है, आपने देखा होगा कि भारत का हमेशा से रशिया की तरफ टिल्ट रहा है। हाँ, स्टार्टिंग के समय, आजादी के बाद से स्टार्टिंग के समय, जैसे 1946, 48, 50 और 1962 में यहां पर हमें देखने को मिला था स्टार्टिंग में कि हम यूएस के फेवर में एक प्रकार से वोट कर देते थे, स्टार्टिंग की बात है। लेकिन 1970s के बाद आप देखोगे तो हमेशा से हमने जो यूएसएसआर था उस समय और अब जो रशिया हो गया, उनके ही फेवर में वोट किया, और इसका हमें बेनिफिट भी मिला है क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर है। तो रशिया ने भारत को अक्सर बचाया है, जैसे कि आपको याद होगा 1957, 1962, 1971 यहां पर यूएन का इंटरवेंशन, मतलब बाकी कई देश चाहते थे कि यूएन इंटरवीन करे कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर में, लेकिन रशिया ने वीटो कर दिया अक्सर, और यहां पर कहा कि नहीं, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। रशिया ने खुद ये चीज कहा था। उसके बाद यहां पर कई इंस्टेंसेज आए 1961 में, जैसे कि गोवा को हमने लिबरेट किया था और गोवा जो है भारत का पार्ट हो गया। तो उस समय भी यहां पर यूके, यूएस ये लोग चाहते थे कि कंडेम किया जाए भारत ने जो इंटरवीन किया है, तो इस समय भी रशिया ने यहां पर वीटो कर दिया था। वैसे ही बांग्लादेश जो लिबरेशन वॉर चला था, उस समय यूएस चाहता था कि यहां पर भारत विड्रॉ कर दे यहां से, बांग्लादेश से। उस समय भी रशिया ने यूएन के अंदर फेवर किया था इंडिया को और वीटो किया था। तो हमेशा से रशिया ने फेवर किया है, भारत भी ऐसा करता रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये जो मुद्दा था, ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन थी। तो एक छोटा मुद्दा था, तो बहुत बड़ा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वोटिंग होने के बाद क्या जेलेंस्की को बोलने दिया गया, बिल्कुल बोलने दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बोला और एक प्रकार से रशिया के खिलाफ कई सारी चीजें उन्होंने बोली। यहां पर यह कहा कि जो रशियन फेडरेशन है, दे आर अकाउंटेबल फॉर इट्स क्राइम ऑफ एग्रेशन। जो भी यूक्रेन के अंदर हो रहा है, जो जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसके लिए पूरी तरह से रशिया जिम्मेदार है। अगर रशिया को अभी नहीं रोका गया तो ये आपके दूसरे देशों तक भी पहुंच जाएगा, ऐसा जेलेंस्की कह रहे थे, रशिया के यूक्रेन के प्रेसिडेंट। और यूक्रेन का अल्टीमेटली अंजाम क्या होगा, उसकी वजह से वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड होगा, ऐसा जेलेंस्की का कहना था। उन्होंने यहां पर एक और बड़ा आरोप लगाया रशिया के ऊपर, और वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो पूरा खतरा मंडरा रहा है। आपको पता होगा यूक्रेन के अंदर कई सारे आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे, जैसा कि ये जो कीव है, इस शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर ज़ैपोरिजिया ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहां पावर प्लांट पर 6 रिएक्टर्स हैं और अभी 3 रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। और इसमें यह खतरा है कि एक प्रकार से इसको घेर लिया है रशिया ने घेर लिया और वहां से बॉम्बार्डिंग कर रहा है, मिसाइल्स फायर कर रहा है। अब यूक्रेन के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो यहां पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर अटैक करेगा और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर अगर प्रॉब्लम में आया, कुछ भी दिक्कत हुआ, तो रेडिएशन लीक हो सकता है, लीकेज हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे यूरोप के ऊपर अगेन खतरा मंडरा जाएगा। जैसे कि ऊपर में आप देख सकते हो चेरनोबिल वाला पूरा हादसा हुआ था, वो आज तक किसी ने नहीं भूला है। तो ये इसको लेकर भी यहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला कि हमें तुरंत
तुरंत बेसिस पर यहाँ पर इसको रोकना चाहिए वॉर को, और रशिया जो है यहाँ से तुरंत विड्रॉ करते। और इसी को देखते हुए यूएन के सिक्योरिटी जो सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी कंसर्न्स काफ़ी रेज किया और कहा कि दिस इज वार्निंग लाइट्स आर फ्लैशिंग, और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई भी खतरा होता है तो इट विल बी सेल्फ डिस्ट्रक्शन। वैसे यहां पर एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि व्हाइट हाउस में आपको पता है कि अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाते हैं, तो वहां पर जो रिपोर्टर्स हैं, यूएस के रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन से पूछा कि आपको क्या लगता है कि भारत यूएस को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, अभी भी भारत रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है जबकि यूक्रेन के अंदर इतना बड़ा वॉर चल रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स तो आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है भारत का, तो उसके बावजूद भी भारत यूएस को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा यूएस के रिपोर्टर्स ने व्हाइट हाउस से पूछा। तो इसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया। देखिए, रशिया और भारत का काफी लॉन्ग टर्म का रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि एक रात में ही यहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी। भारत अभी भी बड़े मात्रा में जो वेपन्स है वो रशिया से मंगाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन इसको तुरंत अगर हम सोचें कि पलट दे फैसला भारत, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत और जो यूएसए है वो अच्छे पार्टनर्स हैं और इसको धीरे धीरे बिल्डअप करने में समय लगेगा। खैर, जो भी है, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा है जियो पॉलिटिक्स के अंदर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पर भारत ने जो वोट किया है, तो ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज होगा, क्योंकि छोटा मुद्दा था ये, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट पड़ाव था क्योंकि भारत ने रशिया के अगेंस्ट में वोट किया था। इसका राइट आंसर, अब यहां पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आप बता सकते हो कि रिसेंटली अभी एक लैंडमार्क डील साइन हुआ है यूनाइटेड नेशंस के साथ, दो देशों ने साइन किया है फॉर ग्रेन शिपमेंट, ठीक है, जो गेहूं अनाज वगैरह होता है उसके शिपमेंट के लिए दो देशों ने यूनाइटेड नेशंस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। क्या आप बता सकते हो ये किन दो देश की हम बात करें? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी आप काफी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।